अरे बबीता, कहाँ मर गई? मोहन ने लड़खड़ाते कदमों से घर में घुसते हुए आवाज़ लगाई। आई, ये कहते हुए बबीता, जो कि रसोई में बर्तन साफ कर रही थी, अपने माथे पर लटक आए बालों के गुच्छे को कंधे से हटाती हुई बोली कि आज फिर से पीकर आ गए। मोहन ने गुस्से में आंखें लाल करते हुए कहा कि जब देखो यही कहती रहती हो। पूरा दिन मेहनत करने से शरीर दुखता है, इसलिए थोड़ी पी लेता हूँ, लेकिन तुम्हें मेरी परवाह ही कहाँ है। तुम तो बस पूरा दिन आराम से घर में रहती हो। जाओ जल्दी से पकौड़े बना कर लाओ, मोहन ने चारपाई पर पसरते हुए कहा। बेसन नहीं है, बबीता यह बोलकर वापस रसोई में जाकर बर्तन साफ करने लग गई। साली कुतिया, जब भी मैं कुछ खाने को बोलता हूँ तो घर में कोई सामान ही नहीं मिलता। यह बोलकर मोहन फुफकारता हुआ रसोई में आ गया और बबीता को बुरी तरह से पीटने लगा। बबीता अपने बचाव में मोहन से धक्का मुक्की करने लगी, लेकिन मोहन शराब के नशे में पूरी तरह डूबा हुआ था। तभी उसने बेलन उठाया और बबीता के सर पे दे मारा। बबीता चीख कर बेहोश हो गई। चीख सुनकर उनका 12 वर्ष का बेटा दीपक दौड़कर रसोई में आया और अपनी माँ से लिपटकर बिलखने लगा। मोहन जब तक बाहर जा चुका था। मोहन रोज ही ऐसी लड़ाई करता था, इसलिए दीपक ने पहले ज़्यादा ध्यान नहीं दिया था, लेकिन आज तो हद ही हो गई थी। दीपक ने बाहर आकर मदद के लिए शोर मचाया, लेकिन कोई नहीं आया। शायद सभी पड़ोसी उनकी रोज़ रोज़ की लड़ाई झगड़े से तंग आ चुके थे। अब कोई भी उनके लफड़े में पड़ना नहीं चाहता था। दीपक दौड़कर नुक्कड़ के डॉक्टर के पास गया और उसे बुला लाया। डॉक्टर ने इंजेक्शन दिया, फिर जाकर कहीं बबीता को होश आया। कुछ ज़रूरी दवाई देने के बाद डॉक्टर चला गया और दीपक अपनी माँ से लिपटकर रोने लगा। मैं सब ठीक कर दूंगा माँ, तुम चिंता मत करो। बबीता ने अपने कलेजे के टुकड़े को सीने से लगा लिया और दोनों जी भरकर रोए। मोहन का कहीं कुछ अता पता नहीं था। बबीता ने सुबह का बचा हुआ खाना गर्म किया और दीपक को खिलाने लगी। दीपक जिद करने लगा कि माँ पहले तुम खाओ। ऐसे ही थोड़ा थोड़ा खाकर दोनों लेट गए। दीपक तो सो गया, लेकिन बबीता की आंखों में नींद नहीं थी। यूं ही वह अपने अतीत में चली गई। बबीता का परिवार मूलतः बिहार के एक गांव में रहता था। पापा शहर में एक कंपनी में कार्यरत थे। 4 बहन भाइयों में बबीता सबसे बड़ी थी। सभी बहन भाई गांव के सरकारी स्कूल में पढ़ते थे। माँ घर के काम के सिवा थोड़ी बहुत सिलाई कढ़ाई का काम भी करती थी, जिससे कुछ अतिरिक्त आमदनी हो जाती थी। पापा का वेतन बहुत ज़्यादा नहीं था, फिर भी वह अपने बच्चों की हर ख्वाहिश पूरी करने की हर संभव कोशिश करते थे। जैसे ही बबीता ने 10वीं पास की तो आगे की पढ़ाई की समस्या आ गई। हाई स्कूल गांव से 10 किलोमीटर दूर था। अकेली लड़की कैसे भेजें, यह सोचकर बबीता की माँ परेशान हो गई। यूँ तो गांव से और भी बच्चे वहाँ पढ़ने जाते थे, फिर पता नहीं क्यों बबीता की माँ का इतना दूर स्कूल में भेजने का दिल नहीं करता। बबीता के पापा जब गांव आए तो बबीता की माँ ने उन्हें इस समस्या से अवगत कराया। फिर बबीता के पापा ने परिवार सहित शहर में ही बसने का सोच लिया। शहर जाकर पास के ही एक स्कूल में सभी का दाखिला करवा दिया। इस माहौल में अभी सब नए थे, तो सभी लगभग स्कूल से आने के बाद अपने घर में ही रहते थे। उसी गली में एक मिश्रा परिवार भी रहता था, जिसका लड़का मोहित बबीता की ही कक्षा में पढ़ता था। ऐसे ही जान पहचान बढ़ी, फिर एक दूसरे के घर आना जाना शुरू हुआ और फिर ऐसे ही साथ साथ पढ़ते। कब मोहन और बबीता में प्यार के बीज अंकुरित हो गए, उन्हें पता भी नहीं चला। अब पढ़ाई के साथ साथ चोरी चोरी मिलने का भी सिलसिला चल पड़ा था। साथ साथ जीने मरने की कसम खाई गई। एक दूसरे के सुख दुख के साथ निभाने के वचन लिए गए। लेकिन कहते हैं ना कि इश्क और मुश्क छिपाए नहीं छिपते। भाई बबीता और मोहन के साथ भी यही हुआ। एक दिन दोपहर में छत के ऊपर जब मोहन और बबीता एक दूसरे की बाहों में समाये हुए थे, तभी एक पड़ोसी ने उन्हें देख लिया। बात दोनों के घर वालों तक पहुंच गई। दोनों का मिलना जुलना बंद करवा दिया गया। लेकिन प्यार में कैद पंछी कब तक जुदाई सह पाते। एक दिन मौका देखकर दोनों घर से भाग गए। परिवार पर तो मानो मुसीबतों का पहाड़ ही टूट पड़ा। बबीता का परिवार कई दिनों तक घर से बाहर नहीं निकला। शर्म की वजह से नज़रें नीची ही रहती।
फिर उन्होंने वो जगह छोड़ दी और अन्य कॉलोनी में किराए पर रहने लगे। बबीता और मोहन एक दूसरे को पाकर बहुत खुश थे। मोहन ने कंपनी जाना शुरू कर दिया और बबीता घर पर बच्चों को ट्यूशन पढ़ाने लगी। इस तरह उनकी ज़िंदगी ठीक से चलने लगी। कुछ समय बाद उनकी ज़िंदगी में नन्ही खुशी के रूप में दीपक ने दस्तक दी। दोनों की खुशी का कोई कारोबार नहीं था। दोस्तों ने मोहन से पार्टी की मांग की तो मोहन ने खुशी खुशी पार्टी देने का वादा किया। रविवार को सभी दोस्त इकट्ठा हुए और फिर खाने पीने का दौर चला। चूँकि मोहन शराब नहीं पीता था, लेकिन दोस्तों के दबाव और बेटे की खुशी के कारण मना नहीं कर सका। उस दिन मोहन ने जी भर के शराब पी। घर आया तो उसकी खुशी देखकर बबीता ने भी कुछ नहीं बोला, लेकिन एक बार मुंह लगने के बाद मोहन को ऐसा मज़ा आया कि अब वह आए दिन ही शराब पीता और ये नशे की आदत दिन पर दिन बढ़ती ही चली गई। अब वह कई बार तो पीने के बाद काम पर भी नहीं जाता। इस कारण उसे काम से निकाल दिया गया था। घर की माली हालत खराब होने लगी। जब बबीता कुछ कहती तो मोहन झगड़ने लगता। गाली गलौज के बाद मोहन बबीता पर हाथ भी उठाने लग गया था और आए दिन मारपीट, गाली गलौज यही नसीब बन गया था बबीता का। लेकिन वो कर भी क्या सकती थी। मायके जाने का उसमें साहस नहीं था। मोहन को भी उसके परिवार ने बेदखल कर दिया था। अब वो पछता रही थी कि कैसे अपने माँ बाप को धोखा देकर उसने अपने प्यार को आबाद किया। क्या क्या सपने देखे और क्या हालत हुई। यह सोचते सोचते ना जाने कब बबीता की आंख लग गई। सुबह दीपक की आवाज़ से आंख खुली। पूरा बदन का पोर पोर दुख रहा था, पर दीपक को स्कूल भेजना था, इसलिए हिम्मत करके उठ खड़ी हुई। 3-4 दिन बाद मोहन एक आदमी के साथ घर आया। दोनों ने घर पर ही शराब पी। मोहन शराब के नशे में धुत होकर एक तरफ लुढ़क कर सो गया। उस आदमी ने बताया कि मोहन ने मुझसे 10,000 रुपये कुछ दिन के लिए उधार लिए थे। अब देने के नाम पर कहता है कि मेरी बीवी से ले लेना। बबीता ने कहा कि घर में खाने के तो लाले पड़े हैं, हम कहाँ से देंगे आपके रुपए। और बबीता कमरे में जाकर दीपक के साथ सो गई। रात को वो आदमी बबीता के कमरे में आ गया और बबीता से लिपट कर बोला कि तेरे पति ने कहा है कि मेरी पत्नी से वसूल कर लो। इस पर बबीता ने उस आदमी को अपने आप से छुड़ाना चाहा, लेकिन छुड़ा नहीं पाई। आज उसकी इज्जत भी नीलाम होने वाली थी कि तभी दीपक की आंख खुल गई और जब उसने ये नज़ारा देखा तो उसकी आंखों में खून उतर आया। वो भागकर रसोई में गया और चाकू लहराकर बोला कि छोड़ दो मेरी माँ को, वरना जान से मार दूँगा। लेकिन उस शख्स पर तो हवस और शैतान बैठा हुआ था। वो बबीता को रौंदे जा रहा था और बबीता उसके चंगुल से छूटने की बेतहाशा कोशिश कर रही थी। तभी दीपक ने उस शख्स पर चाकू से ताबड़तोड़ वार करने शुरू कर दिए। उसे जब तक चाकू मारता रहा जब तक वह निढाल होकर ज़मीन पर लुढ़क न गया। सारा कमरा खून से लाल हो चुका था। दीपक और बबीता के कपड़े भी खून से सन गए। बबीता की घिकी बन गई। दीपक के हाथों खून हो चुका था। अब आगे क्या होगा ये सोचकर ही बबीता सकते में आ गई थी। पुलिस ने दीपक को हिरासत में लेकर उस आदमी के सबको अपने कब्जे में ले लिया। मोहन घर से फरार हो चुका था। बबीता पुलिस के आगे हाथ जोड़ रही थी कि मेरा बेटा निर्दोष है, इसे छोड़ दो। लेकिन पुलिस को तो अपनी कार्रवाई करनी थी। दीपक को सज़ा के तौर पर बाल सुधार गृह भेज दिया गया। वहाँ पर दीपक ने फर्नीचर का काम सीखना शुरू कर दिया। सभी अधिकारी दीपक से खुश थे। वो सब काम मेहनत और ईमानदारी से करता, लेकिन रात की तन्हाई में उसे माँ की याद सताती रहती। उसने तय कर लिया था कि मैं काम सीखकर एक अच्छी दुकान खोलूँगा, फिर दुकान से पैसे कमाकर माँ के हर दुख दर्द को दूर करूँगा। इधर बबीता की हालत बड़ी ख़राब हो गई। बेटे की सज़ा और पति के व्यवहार ने उसे पूरी तरह तोड़ दिया था। पड़ोसी कुछ खाने को दे जाते, उसी से अपना पेट भर लेती। एक दिन खबर आई कि मोहन की उसके दोस्तों ने हत्या कर दी। उसकी सड़ी गली लाश गंदे नाले से बरामद हुई। पुलिस ने जब हत्या करने का कारण पूछा तो उन्होंने बताया कि एक रात वैसा मिलकर शराब पी रहे थे। तभी एक दोस्त ने बोला कि मोहन, तू अपनी बीवी के पास क्यों नहीं जाता यार, बहुत सुंदर है वो। बेटा भी जेल चला गया है तो अब तो अकेली मज़े कर रही होगी। मोहन बोला,
मेरा दिल नहीं करता उसके पास जाने को। तो दूसरा दोस्त बोला कि यार तू नहीं जाता तो हमें ही भेज दे, वैसे भी वो पूरे मोहल्ले में फिरती होगी। ये सुनते ही मोहन का पारा 7वें आसमान पर पहुंच गया और उसने उस दोस्त के गाल पर जोरदार झापड़ जड़ दिया। देखते देखते वो दोनों गुत्थम गुत्था हो गए और दोस्तों ने जब उसे छुड़ाने का प्रयास किया तो मोहन ने उनको भी गाली देना शुरू कर दिया। तभी सब लोगों ने उसको पकड़ लिया और एक बोतल तोड़कर मोहन के सीने में घोंप दी, फिर उसे गंदे नाले में फेंककर फरार हो गए। लेकिन मोहन की मौत पर बबीता क्या आंसू बहाती, वो तो पहले से ही मरे हुए के समान था। आज बबीता को महसूस हो रहा था कि माँ बाप का दिल दुखाकर जो बच्चे अपनी ख्वाहिशें पूरी करती हैं उनका अंत ऐसा ही दर्दनाक होता है। अरेंज मैरिज 90% इसलिए सफल होती है क्योंकि अरेंज मैरिज में सैकड़ों लोगों द्वारा हमें आशीर्वाद मिलता है। सब लोग हमें सुखी रहने की दुआ देते हैं। इसके विपरीत लव मैरिज इसलिए दर्द देती है क्योंकि हम सैकड़ों लोगों के दिल पर ठेस लगाकर, उनका समाज में अपमान करवाकर, उन्हें खून के आंसू रुलाकर शादी करते हैं। ज़्यादातर हमारे अपने हमें दिल से बद्दुआ ही देते हैं। इसलिए लव मैरिज में इंसान सुखी कम और दुखी ज़्यादा रहता है। बबीता ने बिल्कुल चारपाई पकड़ चुकी थी। बस वह जिंदा थी तो सिर्फ दीपक के इंतज़ार में। आज दीपक जेल से रिहा हो रहा है। सभी जेल अधिकारी उसे अच्छा जीवन जीने की दुआ दे रहे हैं क्योंकि दीपक ने हर किसी का दिल जीत लिया था। उसके इसी अच्छे आचरण के कारण जेल से उसे जल्दी रिहा किया जा रहा है। दीपक जल्दी से जल्दी अपने घर अपनी माँ के पास पहुँच जाना चाहता है। कुछ रुपए अधिकारी लोगों ने दीपक को दिए हैं। उन रुपए से दीपक ने माँ के लिए कपड़े खरीदे। कुछ घर का ज़रूरी सामान खरीदने के बाद दीपक घर की तरफ दौड़ रहा है। घर में घुसकर देखता है कि माँ दीनहीन हालत में चारपाई पर पड़ी हुई हैं। दीपक की आवाज़ से बबीता बाहें फैला देती है। दीपक माँ के सीने से लिपटकर रोने लगता है और बोलता है कि माँ, आज के बाद तुझे कोई दुख नहीं रहेगा। अब मैं आ गया हूँ। तुम्हारे दुख भरे दिन अब ख़त्म हो चुके हैं। हम एक नए सिरे से अपनी ज़िंदगी शुरू करेंगे। काफ़ी देर तक यूं ही रोने के बाद जब दीपक ने माँ को अपनी बाहों से अलग किया तो बबीता का शरीर एक तरफ लुढ़क गया। माँ इस दुनिया को छोड़कर जा चुकी थी। एक बार फिर से दीपक की आंखों में आंसुओं का सैलाब आ गया। उसने रोते रोते कहा कि माँ, मैं कैसे जी पाऊँगा तेरे बिन।